एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजा साहब में। और आज जो हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं वो हिंदी का है। इसमें आज हम हिंदी पेडोलॉजी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो है वो आपके ऑप्शन है कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, ऑप्शन बी है शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है और ऑप्शन डी है किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक होता है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। क्योंकि जब हम एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं तो इससे जो है हमारी बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, साथ ही साथ ज्ञान में भी हमें अभिवृद्धि प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। ऑप्शन बी है उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी है कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए और ऑप्शन डी है अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमें अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जो इस टाइप के दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनको जो है देखने में समस्या होती है, इसलिए हम जितना अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करेंगे वो उसे उतना ही हमारे बातों को समझ पाएंगे और किसी भी चीज़ को उन्हें समझने में भी आसानी होगी और वो बहुत जल्दी ही सीख पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। आपके ऑप्शन है विदेशी साहित्य की रचनाओं को, ऐसी रचनाएं जो भाषा के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, ऑप्शन सी है जो प्रत्यक्ष रूपों से मूल्यों पर आधारित हो और ऑप्शन डी है केवल कहानियाँ अथवा कविताएं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिसमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे बेहतर तरीका है। आपके ऑप्शन है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखवाना उनसे, या संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। ऑप्शन सी है संज्ञा को परिभाषित कीजिए और ऑप्शन डी है संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हुए अगर हम उनसे कहानी लिखवाएं तो उनके जो भाषिक क्षमता का आकलन है वो बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है, हमें ये बताना है। आपके ऑप्शन है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, ऑप्शन बी है अपने अनुभवों का वर्णन, ऑप्शन सी है बातचीत करना और नेक्स्ट है संवाद अदायगी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। ये जो है कौन सा सबसे कम प्रभावी तरीका यहाँ पे आपको पूछा गया है, तो इसमें ये जो आपका है सबसे कम प्रभावी तरीका हो जाएगा। जबकि अदर जो ऑप्शन है जैसे कि अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना और संवाद अदायगी, ये सब जो है निश्चित तौर पर मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए प्रभावी तरीके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आपके ऑप्शन है विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, नेक्स्ट है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, ऑप्शन सी है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास और ऑप्शन डी है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराना। ये जो है क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो द्वितीय भाषा का उद्देश्य नहीं है। तो द्वितीय भाषा शिक्षण से आशय ये होता है, अगर हम द्वितीय भाषा शिक्षण को समझे तो अपने मातृभाषा के अलावा जो हम किसी और भाषा को भी अगर पढ़ते हैं या सीखना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं द्वितीय भाषा शिक्षण। तो उसका कौन सा उद्देश्य नहीं है आपको ये बताना है।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। जबकि अदर ऑप्शन अगर आप देखें तो ये इसके उद्देश्य में आते हैं, जैसे कि दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, और ऑप्शन डी जो है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, ये जो है वो द्वितीय भाषा शिक्षण के उद्देश्य में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शन है भाषा का व्याकरणिक नियम, ऑप्शन बी है पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, ऑप्शन सी है भाषा की पाठ्य पुस्तक, और ऑप्शन डी है समृद्ध भाषिक वातावरण। तो इसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है हमें ये बताना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समृद्ध भाषिक वातावरण। ये क्यों आएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि बच्चे अवलोकन और अनुकरण के द्वारा ही बेहतर सीख पाते हैं। अतः जब हम उसको समृद्ध भाषिक वातावरण देंगे तो वे भाषा को अच्छे से अनुकरण कर पाएंगे और बेहतर तरीके से सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। आपके ऑप्शन है सीखने की क्षमता का आकलन, ऑप्शन बी है काव्य सौंदर्य, नेक्स्ट है निबंध लिखने की योग्यता, और ऑप्शन डी है व्याकरणिक नियम। तो आपको ये बताना है कि आप यहाँ पे अगर आप हिंदी का मूल्यांकन कर रहे हो तो आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व दोगे। तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीखने की क्षमता के आकलन जो है उसको सबसे अधिक महत्व दिया जाएगा, न कि काव्य सौंदर्य और निबंध लिखने की योग्यता, व्याकरणिक नियम, ये जो है ये बाद में देखे जाएंगे, पर सबसे अधिक महत्व जो है वो सीखने की क्षमता का आकलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। कम महत्व वाला चीज़ हमें बताना है, ठीक है। ऑप्शंस हैं विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, ऑप्शन बी है कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, ऑप्शन सी है कक्षा के बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, और ऑप्शन डी है बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाए। तो एक बहुभाषिक कक्षा में आप सबसे कम महत्व किसे देंगे, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो आपको दिया गया है, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाना है, ये जो है आपका, आप इसे सबसे कम महत्व देंगे, ठीक है। और अदर जो ऑप्शंस हैं वो एक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है, हमें ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है अभ्यासों में वैविध्य, ऑप्शन बी है पाठों की संख्या, ऑप्शन सी है विषय वस्तु में वैविध्य, और ऑप्शन डी है भाषा की विभिन्न छटाएं। तो आप इसे सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाठों की संख्या। पाठों की संख्या जो है वो सबसे कम महत्वपूर्ण है यहाँ पर, और जो अदर ऑप्शन है जैसे कि भाषाओं में वैविध्य है, विषय वस्तु में वैविध्य है, और भाषा की विभिन्न छटाएं, ये सब जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है पाठ्य पुस्तक का निर्माण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुभाषिकता भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। ऑप्शन बी भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, नेक्स्ट है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, और ऑप्शन डी है भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है, क्योंकि इससे ही जो है आप बहुभाषाविद भी बन सकते हैं, जो कि अपने देश और विदेशों की विविध भाषाओं को आवश्यकता के अनुसार समझकर उसको देश हित में प्रयोग लाया जा सकता है अगर आप बहुभाषिक बन गए तो। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा जो है वो विद्यालय में ही सीखी जाती है। ऑप्शन बी है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ऑप्शन सी है सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, और ऑप्शन डी है नियमों की जानकारी से ही निखरती है। तो आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाषा जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है, क्योंकि प्रत्येक भाषा चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, या कोई भी भाषा हम ले लें, वो एक आधारभूत नियमबद्ध व्याकरणिक तकनीक होती है, ठीक है। उसको समझ कर ही हम उस भाषा में विशुद्ध पकड़ बना सकते हैं, तो एक यह नियमबद्ध व्यवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे विद्यालय में आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं।
ऑप्शन बी है कोरी स्लेट होते हैं। नेक्स्ट है भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। और ऑप्शन डी है भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। तो आपका ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, क्योंकि प्रत्येक माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों को विद्यालय भेजने से पहले बोलचाल, हाव भाव तथा कार्य व्यवहार इत्यादि जो होते हैं सामाजिक सदाचार, नैतिकता के नियम उनसे अवगत करा चुके होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। तो आपके ऑप्शन है भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है। नेक्स्ट है भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। ऑप्शन सी है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। ऑप्शन डी है सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो हमको इसमें यह बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि भाषा अधिगम जो है वो प्रयासपूर्ण होता है। ये कथन सही नहीं है, क्योंकि बालक जो होता है वो शैशवावस्था से ही भाषा सीखना प्रारंभ कर देता है। इसमें किसी भी विशेष प्रयास की उसको आवश्यकता नहीं होती, वो जैसा बोलता हुआ देखता है वैसा ही वो सीखना प्रारंभ कर देता है। लेकिन हम अगर भाषा अर्जन की बात करें तो भाषा अर्जन का मतलब ये होता है कि अपने मातृभाषा के अलावा किसी अन्य भाषा को सीखना। तो इसमें जो होता है विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है, और इसमें व्यक्ति जो है किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से सीखता है, उसके व्याकरण आदि से। और अन्य जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तब के कंडीशन में हमको बताना है कि मंदिरा जो है वो केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। ऑप्शन बी है केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है। ऑप्शन सी है केवल मैं वाले वाक्य को ही बोल सकती है। और ऑप्शन डी है लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कुछ 15 क्वेश्चन थे जिसकी हमने प्रैक्टिस की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।